देखिए बच्चों, आज के पीरियड में इंग्लिश ग्रामर में आपका टॉपिक चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो लास्ट पीरियड में मैंने आपको समझाया था क्या, सब्जेक्टिव मोड समझाया था। तो उसे एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा। सब्जेक्टिव मूड, सब्जेक्टिव मूड समझा दिया था मैंने, 2-3 शायद एग्जाम्पल भी दे दिए थे, और एक शब्द और बताया था मैंने, क्या, सपोजिशनल वर्ड्स भी कह देते हैं इसे, है ना। क्या क्या वर्ड्स आए थे इसके अंदर? इफ, एज इफ, एज दो, इफ ओनली, आई विश, ही विश, शी विशेस, इस तरह के जितने भी शब्द होते हैं वो सब यहाँ पे आते हैं। तो इसमें हमें ये पता चला था जब हम पढ़ रहे थे कि जब कभी हम सब्जेक्टिव मोड पढ़ते हैं इंग्लिश में, तो वहाँ पे या तो विश होती है कोई, या क्या होती है, डिजायर होती है। यही बात है, या तो हम विश कर रहे हैं किसी चीज के लिए, या कर रहे हैं डिजायर कर रहे हैं, इच्छा। और विश करना कहते हैं चीजों जो हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि कहीं अगर मान लिया सिंगुलर है, वाज वो नहीं आ सकता, क्या आएगा, हमेशा वर ही आएगा। तो इसे एक और एग्जाम्पल देना चाहता हूँ मैं इसका, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, क्योंकि पहले पीरियड में भी काफ़ी डिस्कस हो चुका था। तो और बेटर समझाने के लिए माला मैं आपसे कह रहा हूँ कि रवि तो इस तरह से बात करता है जैसे कि वो इस कंपनी का जनरल मैनेजर हो। ऐसे हिंदी में नहीं बोलते थे बना के कि जो रवि है वो तो इस तरह की बात करता है जैसे कि वो इस कंपनी का जनरल मैनेजर हो। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसे? रवि, रवि, हाँ जी, रवि टॉक्स, रवि टॉक्स टू मी लिखना चाहते हो लिख लो, मत लिखो, ये आपकी मर्जी है ना। रवि टॉक्स टू मी, रवि मुझसे इस तरह से बात करता है, एज इफ, एज इफ, जैसे कि वो इस कंपनी का, मैंने क्या बताया था, जनरल मैनेजर हो। एज इफ ही वर द जनरल मैनेजर ऑफ दिस कंपनी। ठीक है, तो फिर यहाँ पे एज इफ आएगा, तो ये तो मैं शब्द लिख ही चुका हूँ। जहाँ एज इफ आएगा, एज दो आएगा, अगर आप हिंदी नहीं भी निकाल पा रहे हो तो भी क्या है, सब्जेक्टिव मूड है ही। और फिर यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, वर्ब का ही इस्तेमाल होगा, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो ये बात हम कल कर चुके थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आज का जो टॉपिक है, जिसे नोट करना है नोट करते रहना। आज जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंडीशंस। इंग्लिश ग्रामर में जो कंडीशंस होती हैं ये भी हमने पहले कई बार पढ़ चुके हैं। कितनी होती हैं? 3 होती हैं। 3 कंडीशंस होती हैं। हालांकि इनके नाम भी होते हैं, प्रेजेंट लाइकली, प्रेजेंट अनलाइकली और पास्ट कंडीशन, इनके नाम भी होते हैं। बाकी नाम अगर याद रखो या ना रखो कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, फंक्शन याद होने चाहिए। तो जो पहली कंडीशन होती है वो होती है कि अगर मान लिया एक पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो दूसरा पार्ट आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट। मतलब एक सेंटेंस में 2 पार्ट हैं, वो बीच में कहीं ना कहीं किसी कंडीशनल वर्ड से जुड़े हुए हैं। कंडीशनल वर्ड क्या होते हैं? इफ ही होगा, तो इफ को हिंदी में क्या बोलते हैं? यदि बोलते हैं। और इफ का मतलब ही कंडीशन है। तो मोस्टली जो शब्द देखने को मिलते हैं कंडीशंस में, वो या तो इफ मिलता है या मिलता है अनलेस। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ही मिलते हैं, मैं कह रहा हूँ मोस्टली, ज्यादातर ये 2 शब्द मिलते हैं, वरना कभी कभी तो वैन भी मिल जाता है ना। तो अगर ये 2 शब्द आ रहे हैं तो समझ जाना क्या है, कंडीशन है। इनमें कोई डिफरेंस पूछे तो एटलीस्ट इसे तो जानते ही हो अनलेस को, ये क्या होता है? नेगेटिव वर्ड होता है ना। हिंदी में हम क्या कहते हैं इसे? जब तक कि ना। हिंदी में जब निकाल के आएंगे इसकी हिंदी, जब तक कि ना। जैसे मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा जब तक कि तुम समय पर नहीं आ जाओगे, तो जब तक कि ना, इस तरह से अपनी मीनिंग लेके आएगा। तो अभी मैंने बताया कि कंडीशंस 3 होती हैं इंग्लिश ग्रामर में, जिनमें पहली कंडीशन है कि एक पार्ट होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा पार्ट होगा फ्यूचर इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट आप समझते हैं, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या
ES लग जाता है, इसे कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। इतना भी आप जानते होंगे कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES लगता है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है कि विल या शैल में से कोई एक शब्द आएगा और उसके बाद आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये फ्यूचर इंडेफिनिट का फंक्शन होता है। और विल और शैल में क्या डिफरेंस होता है कि मोस्टली आई और वी के साथ तो शैल यूज करते हैं, बाकी कोई और हो तो सबके साथ विल यूज करते हैं, जिसे मैंने अदर लिख दिया है ऊपर। तो आई और वी के साथ तो हम शैल यूज करते हैं, बाकी सबके साथ विल यूज करते हैं। वो एक अलग बात है कि अगर सेंटेंस में थ्रेट दी जा रही हो, किसी को धमकी दी जा रही हो, या कुछ जरूरी काम हो, या कोई मजबूरी हो, कंपल्सन, तो फिर ये उल्टे भी हो जाते हैं। उल्टे से मतलब आई और वी के साथ क्या आएगा, फिर विल, और अदर के साथ क्या आएगा, ये खैर अलग बात है। मेरा टॉपिक चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसलिए हम बोलते हैं क्या, आई किल यू। तो जब आई किल यू बोलते हैं तो वहाँ धमकी दी जा रही है, इसलिए वहाँ आई के साथ शैल का इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन ग्रामेटिकली लिखा ऐसे जाता है, आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। तो ये हमने देख लिया कि ये पहली कंडीशन। अब हम इसका कोई एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि अगर तुम समय पर आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। जब हम इस सेंटेंस को हिंदी में सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि दोनों पार्ट फ्यूचर में बनेंगे। अगर तुम समय पर आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो लग नहीं रहा कि दोनों फ्यूचर बनेंगे। लेकिन दोनों एक ही टेंस में तो कभी बन ही नहीं सकते। बहुत ही कम चांस है कि दोनों पार्ट एक टेंस में बन जाए, बहुत ही कम है। होते तो हैं लेकिन बहुत ही कम। तो सुनने में लग रहा है कि दोनों फ्यूचर बनेंगे, लेकिन ये क्या बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये क्या बनेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब समस्या ये है किसे बनाए प्रेजेंट, किसे बनाए फ्यूचर, बताइए। पहले इसकी इंग्लिश बना के दिखाया मुझे। अगर तुम समय पर आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, बोलिए। आपने कहा कि इफ यू, जिसे कॉपी करना है कॉपी करते रहना, मैं बार बार कह रहा हूँ। इफ यू कम इन टाइम, अगर तुम समय पर आओगे, कौन आओ, आई विल या शैल, शैल। अभी मैं दोनों लिख देता हूँ, आई विल या शैल टीच यू। तो इस तरह से हमने एक सेंटेंस लिख दिया जिसकी मैंने अभी हिंदी बोली थी, अगर तुम समय पर आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। अब ये कंडीशन है, कंडीशन तो है ही, क्योंकि अगर तुम समय पर आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, है ना। तो जो इफ आ गया ये खुद ही बता रहा है कि क्या है, कंडीशन। तो ये इसके बाद मैंने बताना इसलिए शुरू किया बच्चों, क्योंकि इफ तो यहाँ भी आता था, सब्जेक्टिव मोड में भी आता था, और इफ कहाँ आ रहा है, कंडीशंस में भी आ रहा है। तो आपको यहाँ ये देखना पड़ेगा कि वो जो एग्जाम्पल है वो सब्जेक्टिव मोड का है या कंडीशन का, तब आप उसे अप्लाई करेंगे। तो ये अपना एग्जाम्पल लिखवाया, तो आपने देखा कि जो हमने पहला पार्ट है वो बना दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये जो कम है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है नहीं है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आ रही है, क्योंकि यू प्लूरल है। अभी बताया था हमने कि प्लूरल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, और बाद में ये हुआ फ्यूचर इंडेफिनिट। तो बात ये है, मैंने तो ऐसे लिखा था, ये मेरे ऐसे लिखने का मतलब ये नहीं है कि पहला प्रेजेंट ही बनेगा और दूसरा फ्यूचर ही बनेगा। इसका मतलब यह है कि कोई एक पार्ट प्रेजेंट बनेगा, एक पार्ट फ्यूचर बनेगा। तो आपने पहला प्रेजेंट क्यों बनाया, क्या चीज, एक्शन पहले होगा। कौन सा एक्शन पहले होगा, इफ यू कम इन टाइम, अगर तुम समय पर आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। एक्शन तो कोई हुआ ही, वो तो फ्यूचर में होंगे। आपकी पहचान आपको कहना चाहिए इफ, बस। ये क्या है, कंडीशनल वर्ड्स है। क्या है, कंडीशनल वर्ड्स, जो मैंने बताया एक और अनलेस। जिस पार्ट में ये कंडीशनल वर्ड्स होंगे वो हमेशा प्रेजेंट है। जिस पार्ट में कंडीशनल वर्ड्स होंगे वो हमेशा प्रेजेंट है। अब मैंने इफ यहाँ बोला है तो ये प्रेजेंट बन गया। जा इफ ये कहाँ सकता था, बीच में आ सकता था। जैसे मैं उल्टा मैं बोल दूं कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा अगर तुम समय पर आओगे,
तो इफ क्योंकि बीच में आ गया तो उसके बाद वाला प्रेजेंट बन जाएगा। तो पहचान आपको इससे करनी है। क्या बोला मैंने अभी? पहली कंडीशन में अगर कंडीशनल वर्ड जहां हो वही पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन जाएगा। ठीक है? तो इफ यू कम इन टाइम आई विल शैल टीच यू। अब रही बात इन दोनों की, मैंने दोनों लिख रखे हैं, विल भी आएगा या विल भी आ सकता है और शैल भी आ सकता है। अब आप बताइए क्या आएगा? अब यहाँ पे तो ये कहा जा रहा है कि आई के साथ शैल आता है। बहुत से एग्जाम्पल ऐसे होते हैं कि इन्हें कुछ ज्यादा तवज्जो दी भी नहीं जाती, मतलब विल लगा लो या शैल लगा लो। स्पोकन इंग्लिश में तो ऐसे ही होता है, लेकिन ग्रामर पढ़ते वक्त तो थोड़ा सा हमें सोचना ही चाहिए। कहीं ना कहीं एक चीज बेस्ट होती है और एक चीज बेस्ट नहीं होती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ आना चाहिए विल। वो क्यों आना चाहिए? जैसे मैं रोज दूसरे से पीरियड में कह देता हूँ कि लैंग्वेज का काम है किसका? फील करने का। अगर मैं यहाँ सब चीज लिख लिख के दिखा दूँ, जैसे मैंने बोल भी रहा था कि भाई 3 शब्द याद कर लो, क्या कर लें? थ्रीट, नीड और कंपल्सन। मैंने 3 शब्द याद करवा दिए। थ्रेट माने धमकी, नीड माने जरूरत और कंपल्सन माने मजबूरी। तो मैंने भी कहा था कि अगर इन 3 में से कोई एक सेंस बन रही है तो ये उल्टे हो जाते हैं, है ना? अब मान लीजिए एक स्टूडेंट है आप में से, उसने अच्छी तरह से स्टडी कर रखी है, इन 3 शब्दों को रटे बैठा है, ठीक, कि जहां ये आएंगे मैं तेना उल्टे कर दूंगा, ठीक। अब आप यहाँ कहोगे कि भाई ये तो पढ़ने पढ़ाने की बात हो रही है, तो धमकी का कोई विषय है नहीं, यहाँ कोई जान लेने की बात तो हो नहीं रही किसी की। नीड जरूरी नहीं लग रहा और मजबूरी भी नहीं लग रही। ये तो कहा जा रहा है कि अगर तुम समय पर आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। लेकिन विल और शैल में एक डिफरेंस मैंने और भी बता रखा है, बताता हूँ। क्या? और विल आता है या फॉर्मल नहीं होता। फॉर्मल का उल्टा क्या होता है? कैजुअल। जब आपको अपने बिहेवियर में फॉर्मल होना होता है, एक अच्छा व्यवहार करते हैं आप या करना चाहते हैं, तो आप शैल यूज करते हैं, है ना? मान लिया आपको यहाँ से उठ के जाना हो तो आप बोलोगे शैल आई गो, आप विल आई गो थोड़ी बोलोगे। क्या बोलोगे? क्योंकि आप मुझसे फॉर्मल बिहेवियर में कुछ परमिशन मांग रहे हैं। तो हिसाब सा पता चल रहा है शैल जब आएगा जब फॉर्मल बिहेवियर होगा, और फॉर्मल बिहेवियर इनफॉर्मल बोल लो या कैजुअल बोल लो, तब होगा, सब क्या आएगा? विल। यहाँ कौन कह रहा है? ये सेंटेंस कौन बोल रहा है? टीचर बोल रहा है, स्टूडेंट बोल रहा है? तो टीचर को अपने स्टूडेंट के सामने फॉर्मल होने की आवश्यकता है या नहीं है? नहीं है। इसलिए आप विल यूज करोगे या शैल यूज करोगे? विल यूज करो, करना चाहिए, ठीक है? तो ये चीजें खुद फील करनी पड़ेंगी जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से इसमें विल ज्यादा बेस्ट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शायद नहीं आ सकता, लेकिन जो सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे जो सूट कर रहा है, वो विल कर रहा है। क्यों कर रहा है मैंने आपको बता दिया। ये बच्चों हमारी पहली कंडीशन थी। अभी मैंने बताया 3 कंडीशन होती हैं इंग्लिश ग्रामर में। दूसरी कंडीशन बताइए, किसी को याद हो? दूसरी कंडीशन होती है एक पार्ट तो बनता है पास्ट इंडेफिनिट में, एक पार्ट बनता है। अभी भी मैं क्या कह रहा हूं? एक पार्ट बनता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पहला पार्ट बनता है। एक पार्ट बनता है पास्ट इंडेफिनिट में। अब जब ये पास्ट है तो इसके आगे जो फंक्शन आएगा वो भी पास्ट ही आएगा, क्योंकि पास्ट का कॉम्बिनेशन पास्ट से बनता है, प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन फ्यूचर से बनता है। मोस्टली आप देखोगे कितने भी इंग्लिश पढ़ोगे आप, हमेशा ऐसा होता रहेगा। ये प्रेजेंट का किससे बना था? फ्यूचर से। पास्ट का पास्ट से बनेगा। मैं पास्ट का पास्ट से कह रहा हूँ, मैं टेंस का नाम नहीं ले रहा हूँ। पास्ट के जो टेंस होते हैं कितने होते हैं? पास्ट इंडेफिनिट भी होता है, पास्ट परफेक्ट भी होता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी होता है। तो मेरे शब्दों पर जरूर ध्यान दिया करो जो मैं बोल रहा हूँ। तो पास्ट इंडेफिनिट हमने क्या बताया? पास्ट तो बनना है, तो यहाँ पे क्या आएगा? वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फंक्शन ये लेके आएगा, ठीक। अब वुड क्या है? मॉडल। कल ही हम बात कर रहे थे ना, मॉडल्स कहते हैं। मॉडल क्यों है, कैसे है, उसे बाद में बात करेंगे। अभी तो मॉडल, इसे सुने आप। अगर कभी वुड ना मिला तो वहां वुड भी मिल सकता है या माइट भी मिल सकता है, तो आप परेशान ना हो, लेकिन ज्यादातर यही मिलेगा। क्या? वुड।
तो रूल्स और रेगुलेशन में तो वुड ही लिखा जाता है। देखिए अगर वो ना हो तो कुड भी आ सकता है और माइट भी आ सकता है। क्यों आ सकता है? वो मॉडल्स के ही रूल्स होते हैं जिनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। और मॉडल कोई भी हो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो इस कॉम्बिनेशन को ही बोला जाता है सेकंड कंडीशन। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं भाई। फिर हिंदी बोल रहा हूं जो मैंने कल भी शायद बोला था। अगर मेरे पास घर होता तो मुझे किराया देना ना पड़ता। एक ऐसे मैंने हिंदी में सेंटेंस बोला, अगर मेरे पास घर होता तो मुझे किराया देना ना पड़ता। अब आप इसे ट्रांसलेट करें। प्रॉब्लम, if I had a house, comma, I would not rent you. I would not rent you. ठीक, कोई दिक्कत है तो बताओ, शेयर करो अपनी बात कि मुझे यहाँ दिक्कत लग रही है, पता नहीं कब दिक्कत हो जाए, कुछ छोड़ दूँ मैं, कुछ बेवजह लिख दूँ, ऐसा करता रहता हूँ मैं। नहीं लग रही तो कहो कि नहीं लग रही है तो बताओ। किसकी? वो तो यू छूट गया था बेटा, नीचे लिख दिया मैंने, WOULD। पहले वाले में नहीं, मैं तो लिखा है, आप बताओ। मतलब हेड में डाउट है। हाँ मतलब मैंने पास्ट में लिख रखा, यहाँ मैंने क्या लिख दिया? हेड लिख दिया। जितनी आप चीजें पूछोगे उतना ही इंप्रूवमेंट आना। जो भी कंफ्यूजन है पूछना अच्छा है, और पूछ नहीं आए हो। अब जैसे बच्चा कह रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट लिख रखा है आप लोगों ने, क्या लिख दिया? हेड लिख दिया। तो इसके दिमाग में इमेज ये है कि भाई हेड के बाद तो क्या आती है? थर्ड फॉर्म आती है। या हम हेड इसे इस्तेमाल ऐसे नहीं कर सकते। तो इसकी बात मैं ये करूँगा कि अगर मैं हेड की ही बात करता हूँ, जो आपकी क्वेरी है, तो मैं इसे दो तरह से लिख सकता हूँ। हेड हेल्पिंग वर्ब भी होती है और हेड मेन वर्ब भी होती है। जब आप हेड के बाद थर्ड फॉर्म यूज करते हो, जिसे हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं, तो वहां पे हेड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन यहाँ मैं ऐसे एज ए मेन वर्ब इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो फर्स्ट फॉर्म तो वही आएगी क्या? हैज हैव। सेकंड क्या हो जाएगी? हेड। और थर्ड भी क्या हो जाएगी? हेड। ठीक है। जब आप बोलते हो आई हैव ए पेन, तो ये हैव मेन वर्ब है, ये कोई हेल्पिंग वर्ब थोड़ी है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके बाद मेन वर्ब आती, नहीं आ रही है तो खुद ही मेन वर्ब है। तो मैंने फिर सेकंड फॉर्म लगाई है और पास्ट इंडेफिनिट बनाया है। क्लियर? और कोई कंफ्यूजन? तो यहाँ लिखा गया इफ आई हैड ए हाउस आई वुड नॉट रेंट यू, जो मैंने हिंदी में बोल के बताया था। ठीक, कंडीशन यही क्यों लगी है ना? पहली कंडीशन क्या थी कि दोनों हिंदी के सेंटेंस फ्यूचर में दिखाई देंगे। अगर तुम समय पर आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो ये रिप्रेजेंटेशन होगी, फर्स्ट कंडीशन लगेगी। सेकंड कंडीशन में सोचा जाता है। थर्ड कंडीशन और सेकंड कंडीशन बहुत ही क्लोज होती है, बहुत ही क्लोज। बस थर्ड कंडीशन में क्या होता है? पछतावा होता है। यहाँ पछतावा नहीं होता, यहाँ सिर्फ एक बात कही जाती है, एक स्टेटमेंट दिया जाता है। दो दोस्त खड़े हैं, एक का बहुत आलीशान घर है, एक किराए पे रह रहा है, तो वो कह रहा है कि भैया मेरे पास घर होता तो मुझे किराया देना ना पड़ता। तो पछतावा थोड़ी हुआ है, वो तो अपनी परिस्थितियों को शेयर कर रहा है, बता रहा है। थर्ड कंडीशन में क्या होगा? पछतावा होगा, इसे इंग्लिश में रिग्रेट या रिमोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये पहचान रखें, अंतर रखें। यहाँ देखो क्या लिखा मैंने, पास्ट इंडेफिनिट लिखा था, और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये आ गई है वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट है। और वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि नोट बीच में आ गया,
तो बीच में नॉट आ जाएगा, नहीं आता तो समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, वुड के बाद तो फर्स्ट फॉर्म ही आनी। ठीक, अभी जो रेंट है, रेंट भी एक ऐसा शब्द है जो वर्ब भी हो सकती है और नाउन भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं। मैंने कहा बस का किराया कितना है, व्हाट इज द रेंट ऑफ द बस, व्हाट इज द रेंट ऑफ द बस। तो रेंट से पहले मैं दा लगा रहा हूं, आर्टिकल लगा रहा हूं, आर्टिकल किससे पहले लगता है, नाउन। तो इस सेंटेंस में रेंट क्या है, नाउन है, जबकि यहाँ रेंट क्या था, वर्ब थी। वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो दो दो तीन तीन जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं इंग्लिश में। तो ये हमारी बच्चों हो गई सेकंड कंडीशन। जैसे हेड है तो आपने बताया कि हेड हेल्पिंग वर्ब भी हो जाएगी और मेन वर्ब भी हो जाएगी। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आ रही है और दूसरी कोई वर्ब है वो मेन वर्ब होगी। हाँ, ठीक है, तो अगर सेंटेंस में सिर्फ हेड है तो इसे बस मेन वर्ब ही कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं कहते। मतलब जैसे अगर इस सेंटेंस को आई एम डन विद इट तो इसमें एम जो है वो मेन वर्ब का काम करेगी। नहीं, हेल्पिंग वर्ब, आई एम डन बोला ना आपने, आई एम डन बोल रहे हो, तो डन मेन वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब तो जानते ही। हेल्पिंग वर्ब बिना मेन वर्ब के कैसे हो जाएगी, हेल्प किसी करेगी, वो मेन वर्ब की करेगी। तो मेन वर्ब नहीं है तभी तो खुद बन सकती है मेन वर्ब। तो अगर एक वर्ब है तो वो हमेशा मेन वर्ब का ही काम करेगी सेंटेंस में। जो मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरे शब्दों में सुनो, अपने शब्दों में, मतलब मुझे हाँ मत करो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर बाद में मेन वर्ब है तो उसके हेल्प करने के लिए पहले हेल्पिंग वर्ब होगी। और एक ही वर्ब है तो ऑब्वियसली या तो वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है या वो मेन वर्ब है। जैसे ही इज इंटेलिजेंट, इसमें एक वर्ब है इज, तो इसे क्या बोलोगे, हेल्पिंग वर्ब बोलोगे। ये तो बात कल के पीरियड में हुई थी, मेन वर्ब बोलती है, इसकी तीन फॉर्म होती हैं, अब इसकी तो तीन फॉर्म नहीं होती। इसे आपको हेल्पिंग वर्ब बोलना चाहिए, स्टार्टिंग वर्ब बोलना चाहिए आपको। फर्स्ट फॉर्म वही है, हैज और हैव, सेकंड भी हैड, थर्ड भी हैड। क्योंकि पास्ट में तो हैड भी इस्तेमाल करते हो ना, तो सेकंड में भी हैड ही आना है, थर्ड में भी हैड ही आना है। आगे देखिएगा, उसके बाद है तीसरी कंडीशन, थर्ड कंडीशन। तीन कंडीशन मैंने बताई थी अभी आपसे। तो ये थर्ड कंडीशन होती है बच्चों की, एक पार्ट तो बनता है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और दूसरा बनता है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट रहने दो, उसकी फॉर्म भी चेंज हो जाएगी, तो फॉर्म ही लिख देता हूँ डायरेक्ट। इसे लिख देते हैं वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर परफेक्ट में ऐसे नहीं लिखा क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट में विल और शैल आते हैं, वुड यूज नहीं करते। हालांकि वुड जो है वो विल की ही फॉर्म है, वो एक अलग बात है। वुड किससे बनता है, विल से ही तो बनता है। प्रेजेंट में बोलोगे तो विल, पास्ट में बोलोगे तो वुड, फ्यूचर होते ही। मतलब अगर वुड को आप यूज करोगे तो एज ए मॉडल होगा, मतलब है ना, फिर मॉडल कहते हैं। तो ये है तीसरी कंडीशन, पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये तो ऐसे लिखा हुआ है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एक पार्ट परफेक्ट है तो दूसरा एक पार्ट क्या है, परफेक्ट है। तो यहाँ वुड के बाद हैव लगाया है और हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसमें होता है पछतावा, जिसे रिग्रेट कहते हैं हिंदी में, पछतावा। ये इसकी पहचान हो गई। जैसे कोई स्टूडेंट कह रहा है अगर मैं मेहनत कर लेता तो पास हो जाता, इसका मतलब क्या है, रिजल्ट आ चुका है, अब तो पुरानी बातों को सोच सोच के पछता रहा है। बनाओ इंग्लिश, अगर मैं मेहनत कर लेता तो पास हो जाता। एक फंक्शन नहीं लिखा हुआ है सामने, फिर क्या दिक्कत है।
तो इफ आई हैड वर्क हार्ड कोमा आई वुड हैव पास। यहाँ भी थर्ड फॉर्म ही आनी है, यहाँ भी थर्ड फॉर्म ही आनी है, क्योंकि हैड के बाद तो थर्ड फॉर्म ही आनी है। तो ये हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हैड हो गया, ये थर्ड फॉर्म हो गया। और उसके बाद क्या आएगा, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये है आपकी तीसरी कंडीशन। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। और इनमें जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो भी मैंने आपको बोल बोल के बता दिया कि कैसे पहचान करोगे आप। ठीक, और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं समय पर पहुंच जाता तो मुझे जॉब मिल जाती। इंटरव्यू की बात हो रही, वो लेट हो गया तो इंटरव्यू दे नहीं पाया कोई, तो कह रहा कि अगर मैं समय पर पहुंच जाता तो मुझे जॉब मिल जाती। कौन सी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन। काम हो चुका है, पछतावा हो रहा है, बनाओ इंग्लिश। इफ आई हैड reached on time I would have got the job। अब इसमें ये फिर बन गया पास्ट परफेक्ट, ये हो गया वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ लिखा है इन्होंने क्या, ऑन टाइम। अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था इन टाइम। तो ये दोनों सही हैं या एक गलत है एक सही है? ऑन टाइम और इन टाइम में क्या डिफरेंस होता है, बोलो। ऑन टाइम एक परफेक्ट टाइमिंग होती है कि एक पर्टिकुलर टाइमिंग हो गई, 10 o'clock है तो 10 o'clock होना चाहिए। बट उसमें अगर 5 और 10 उसका डिफरेंस आ जाता है कुछ मिनट्स का, तो हम इन टाइम यूज कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही हो तो हमें ऑन टाइम यूज करना चाहिए। और अगर मान लिया कंसिडरेबल टाइम है, तो मान लिया मेरी ट्रेन तो थी 10 बजे की और मैं वहाँ पहुँचा 9:50 पे, तो 10 मिनट मेरे आस पास हैं अभी, तो मुझे क्या बोलना चाहिए वहाँ पे, इन टाइम बोलना चाहिए। ठीक, और ये बात सही भी है। ठीक, तो अब बताइए यहाँ ऑन टाइम बोले या इन टाइम, या दोनों बोल सकते हैं? अगर आप एग्जैक्टनेस की बात कर रहे हो तो ऑन टाइम बोलना चाहिए। तो इंटरव्यू की बात थी, एग्जैक्टनेस होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, तो ऑन टाइम ज़्यादा अच्छा है। बात ये नहीं आपने क्या बोला है, क्यों बोला है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कि हम बोल देते हैं लेकिन उनका पता नहीं होता। तो मेरा काम ही यही है यहाँ पे, ऑन टाइम क्यों, इन टाइम क्यों, या कोई और टाइम क्यों, तो सब चीज़ डिस्कस करते रहते हैं। अगर आप यहाँ इन टाइम लगा दोगे तो शायद मुझे लगता है सेंटेंस तो गलत नहीं होगा, लेकिन फिर भी कोई टीचर ये तो कह सकता है कि भाई यहाँ थोड़ा सा टाइम क्या है, एक रेडी टाइम है, मतलब आपको यू हैव टू बी देयर, तुम्हें वहाँ होना चाहिए था। तो वो कहीं ना कहीं जो टेक्स्ट दे रहा है वो ऑन टाइम ज़्यादा दे रहा है इन टाइम के मुकाबले। आप कोई फ्लैट पकड़ रहे हो, आप वहाँ 10 मिनट जाके बैठ के अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो आप इन टाइम बोल सकते हो। लेकिन आप इंटरव्यू में जा रहे हो भाई, हालांकि वहाँ भी ऐसा है, प्रैक्टिकली बात करें तो जाते तो नंबर नहीं आने वाला, लेकिन सेंटेंस मुझे ऐसा कह रहा है कि टाइम पे पहुँचो, टाइम पे पहुँचो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई ऑन टाइम कर लो ज़्यादा अच्छा। सर गेट के थर्ड को गोटन होते हैं। किसकी? गेट गोटन होती है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम पहले इस्तेमाल करते थे, तो अब वो गोटन जो है वो रिसीव हटा दिया है, सेकंड और थर्ड गोट ही कर दी गई। जैसे नहाने की इंग्लिश क्या होती है? बात की स्पेलिंग बताओ। BATHE मतलब प्लूरल होता है। ये एक नई बात बताई तुमने मुझे, प्लूरल में बनाई। मैंने तो स्पेलिंग पूछी थी, तो स्पेलिंग बताओ बस। BATHE। और अब आप देखोगे तो ये नहीं मिलेगा आपको, क्या मिलेगा? BATH। तो फर्क क्या है? फर्क यह है कि पहले BATHE लिखा जाता था, अब उसका इस्तेमाल होना बंद हो गया, वहाँ से ई हटा दिया। सही तो दोनों ही, लेकिन जो चलन में है विदाउट ई वाला है, तो उसे हमें फॉलो करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं।
क्योंकि जो आपको जैसे याद आता है, अगर मैं फॉरगेट बोलूँ तो फॉरगेट में भी क्या आ रहा है, गेट आ रहा है। तो सेकंड फॉर्म क्या होती है, फॉरगॉट, और थर्ड फॉर्म फॉरगॉटन। वहाँ आप वही यूज करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मोस्टली अब गोटन को छोड़ दिया है। गेट गॉट कर लोगे तो भी कोई मतलब अपराध नहीं। चलिए जाके देखते हैं कंडीशन हो गई आपकी, क्या कंडीशन से कैसे हैं। अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट रूल आ रहा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसे एग्री करती है। ऑप्टेटिव सेंटेंस, पहले आप बताएं ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, बोले क्या याद आ रहा है, या सब भूल चुके हो या याद था ही नहीं कभी। जिसमें एलास आता है, हुर्रे आता है, तो वो तो एक्सक्लेमेटरी होते हैं। इसे कहते हैं क्या, इन टच होना या आउट ऑफ टच होना। आप किसी सब्जेक्ट में कितने भी अच्छे क्यों ना हो, जब आपने उसे पढ़ना बंद कर दिया तभी से ही कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सर मे माइट आते हैं, जिसे मे और माइट आते हैं, तो मैं आपसे कहने लगा कि भाई यू मे क्रैक दिस एग्जाम, ये ऑप्टेटिव हो गया। नहीं मे स्टार्टिंग में ही होता है। मैं अब स्टार्टिंग में लाऊं हाँ। तब ऑप्टेटिव होगा। तो आप ये कह सकते हैं बच्चों की ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें प्रे की जाए, जिसमें प्रे की जाए, प्रार्थना की जाए, किसी के लिए विश किया जाए, किसी को कर्ज किया जाए। कर्ज क्या होता है, श्राप दिया जाए, गलत कहा जाए। विश करना क्या हो गया, पॉजिटिव सोचा जाए किसी के बारे में। और भी सेंस हो सकती है, बाकी अभी इतने रहने दो। इन्हें हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो मेन सी चीज है कि जब हम किसी के लिए अच्छा बोलते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, तो मे से स्टार्ट करते हैं, है ना। मैंने कहा कि मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। अब मेरे एग्जाम में ये लिखा हुआ आ गया, यू लिव लॉन्ग, यू लिव लॉन्ग, क्या मतलब है, तुम लंबे जियो, यही है। अब ये लिख के दिया उसने, लेकिन हम सब चीज तो देख रहे हैं, हम इसे नहीं देख रहे हैं। ये क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, और ये पूरी इंग्लिश में दो जगह आता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो या ऑप्टेटिव, है ना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जहां सडन फीलिंग हो, अचानक भावनाएं हो जाए, ना, जो अभी आपको याद आ रहा था, एलास, हुर्रा वगैरह। और अगर ये सेंस में भी तो हम बोलते हैं ऑप्टेटिव। तो ये जैसे मैंने देखा तो ये तो मुझे पता चल गया क्या, तो ऑप्टेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है। ठीक, अगर मैं यहाँ मेल के दे दूं या एग्जाम में मुझे मेल के दे जाए तो फिर तो मैं पहचान लूंगा, लेकिन जनरली ऐसे बोल दिया जाता है या लिख दिया जाता है, यू लिव लो। ठीक, और यहाँ कहा जाएगा कि भाई इस तरह के सेंटेंसों में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ तो आपको सूट कर रही है ये बात, क्यों, क्योंकि यू क्या है, प्लूरल है, तो उसके बाद तो फर्स्ट फॉर्म आ ही आएगी। लेकिन अगर मैं इस यू को हटा के ही लिख दूं तो सूट नहीं करेगी बात, क्योंकि ही है तो लिव्स होना चाहिए, LIVES। आपके दिमाग में घंटी बजेगी कि भाई पता नहीं क्या है, आप ये भूल गए कि उसने ये दे रखा है और मैं लिखना भूल गया है, लिखना चाहता नहीं है, आपको भ्रमित करने के लिए। बात समझ आ रही है क्या हूं मैं। तो सेंटेंस तो पूरा ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूं, लेकिन अगर कभी ऐसा पढ़ लो तो ध्यान कहाँ जाना चाहिए, तो इसका मतलब ये है जो अंडरस्टूड है, मैं वो लिखे या ना लिखे, और क्योंकि मैं मॉडल है तो ये तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, सब्जेक्ट कुछ भी, क्योंकि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक, तो ये एक यूज था इसका।
और अगर मैं आपसे बोल दूं माइट यू पास, माइट यू पास, तो इसके बाद ये लगाऊं, क्वेश्चन मार्क लगाऊं, क्या लगाऊं, या माइट हटाऊं? बोलो जल्दी बोलो, क्या बोलना चाहते हो? एक्सक्लेमेशन ही आएगा। एक्सक्लेमेशन ही आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। क्वेश्चन मार्क आप लगा रहे हो तो मतलब ये इंटरोगेटिव है ना? तो हिंदी में मतलब क्या कहना चाह रहे हो, बोल के बताओ। वर्ब से अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग हो तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब से तो ये भी स्टार्ट हो रहा था। जब माइट में हेल्पिंग वर्ब लग रहा है तो मे भी तो हेल्पिंग वर्ब लगना चाहिए। यहाँ तो तुम कह रहे हो कि एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओ, यहाँ तुमने फिर एक नई डेफिनेशन दी कि जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है यहाँ क्वेश्चन मार्क आता है। ये तो मॉडल है ना, जब मॉडल के साथ यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क आ सकता है तो यहाँ भी आ सकता है, ये क्या समस्या है? वहाँ मे लिख रखा है, यहाँ माइट लिख रखा है। मैं तो सीधी सी बात ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें लग रहा है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसकी हिंदी निकाल दो ना। तीन ही तो शब्द हैं, ऐसी कोई पूरी किताब तो छाप नहीं। हिंदी में क्या बोलोगे इसे? मुश्किल से ही पास हो। मुश्किल से ही पास हो। मुश्किल से कौन सा शब्द दिखाई दे रहा है आपको यहाँ? मुश्किल से के लिए तो हार्डली पढ़ते हैं, बेयरली पढ़ते हैं, स्कार्सली पढ़ते हैं, रेयरली पढ़ते हैं, जिन्हें एडवर्ब कहा जाता है। यहाँ आपको कैसे दिखाई दे रहा है? शायद माइट यू पास, शायद तुम पास हो। तो इसमें आपको लग रहा है कि प्रश्नवाचक है, मतलब इंटरोगेटिव है? नहीं लग रहा, संभावना लग रही है, पॉसिबिलिटी लग रही है। तो शायद बोला, या शायद के बिना की संभावना हो सके नहीं। तो क्या आना चाहिए? एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन मार्क आना चाहिए। माइट यू पास मतलब ये हो गया कि भाई मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि पास होने की संभावना ज़्यादा नहीं है। अंतर है इन दोनों बातों में, बता रहा हूँ तुम्हें, ये बात लिख के समझा रहा हूँ। इसलिए अभी मैंने क्वेश्चन मार्क हटा दिया और क्या लिख दिया? एक्सक्लेमेशन मार्क। तो अब ये ध्यान रखो, जब मैंने यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है तो कहीं ना कहीं या तो ये एक्सक्लेमेटरी है या ये ऑप्टेटिव है। फिर मैं आपसे पूछता हूँ, एक्सक्लेमेटरी होना चाहिए ऑप्टेटिव? ऑप्टेटिव होना चाहिए। एक्सक्लेमेटरी मैंने बताया ना, मुझे अलग से फीलिंग हो गई। अगर तुम पास हो जाते हो तो मुझे खुशी हुई, क्योंकि मुझे नहीं लगता था तुम पास हो जाओगे। तो जब तुमने कहा कि मैं तो पास हो गया तो मुझे मतलब सरप्राइज हुआ, तो मैं एक्सक्लेम्ड हो गया। तो ये ऑप्टेटिव है। और ऑप्टेटिव हम प्रे में, विश में या कर्स में यूज करते हैं। तो जब मैं पास की बात कर रहा हूं तो कर्स है, तो या तो विश है या प्रे है। और जब विश और प्रे है तो गोड लगा दो। तो प्रार्थना हो रही है तो भगवान से तो हो रही होगी। तो गोड कहाँ लगाऊं? किधर लगाऊं? माइट से पहले। गॉड माइट पास यू। जब हम बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू, तो आप कहते हो कि मे के बाद लगाओ, और हम यहाँ कह रहे हो पहले लगा दो। तो यहीं लगा लेते हैं, ऐसा अन्याय क्यों? माइट गॉड यू पास बोलना चाहिए या कुछ और? पास ही बोलना चाहिए। तो माइट गॉड, ध्यान से फर्क देखते रहो। इतना टाइम इसलिए ले रहा हूँ एक एग्जाम्पल में, ताकि मैं हर चीज क्लियर कर सकूँ, वरना तो 4 पॉइंट हो जाता है आगे। एक एग्जाम्पल मैंने बना दिया, माइट गॉड पास यू। ये आपको क्या लग रहा है? ये एक्सक्लेमेटरी है इंटरोगेटिव? सॉरी, ऑप्टेटिव है इंटरोगेटिव? अब इसमें क्या सोचने की बात होगी? भगवान से प्रार्थना की जा रही है, ऑप्टेटिव है। तो यहाँ पे क्या आ गए? एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। अब हम नीचे थे, यहाँ क्या था? माइट यू पास। यहाँ यू क्या है? ऑब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? यहाँ यू क्या है? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। माइट यू पास, तो अब यहाँ ये आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा वापस। सोचो,
क्या बात होगी, दिमाग गर्म हो गया क्या? क्वेश्चन मार्क नहीं ऐड है, इसका एक्सक्लेमेशन मार्क है, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन तो पूछे जाए ना, शायद आप मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाऊं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊं, माइट यू पास, इसका मतलब जब आप इसे यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क मान रहे हैं तो फिर इसे ऑपरेटिव मान रहे हैं। जब इसे ऑपरेटिव मान रहे हो तो या तो प्रे कर रहे हो या विश कर रहे हो। प्रे और विश किससे कर रहे हो? प्रे किससे कर रहे हो? गॉड से। जब गॉड से करोगे तो गॉड ऐसे सब्जेक्ट आएगा, आपने सब्जेक्ट बना रखा है कोई इंसान, बोलो। समटाइम्स ये होता है ना, कुछ वर्ड्स में तो इवन अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो चीज तो हो। चलो मैं अब सिंपल भाषा में आ जाता हूँ क्योंकि मैंने काफी उलझा दिया। अच्छा एक सिंपल सेंटेंस बताओ, मैं माइट को हटा रहा हूँ और बोल रहा हूँ कैन यू पास। अब इस कैन यू पास के बाद क्वेश्चन मार्क लगाऊं या एक्सक्लेमेशन मार्क? जब आप कैन यू पास में क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो तो माइट यू पास में क्यों नहीं लगा सकते? तो माइट की जगह कैन ही तो है। कैन है तो पूछ रहा है। अच्छा जब कैन है तो पूछ रहा है और माइट है तो नहीं पूछ रहा है। माइट तो अपने मन को कर रहा है। माइट एक पॉसिबिलिटी की वो दे रहे हो। देखो ये माइट हो या कैन हो, क्या है? मॉडल है, ठीक। और मॉडल हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं। जब कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, आर यू स्टूडेंट, क्या है? इंटेरोगेटिव है। और आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और इस एग्जांपल में माइट भी एज एन हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है। आप उसे कैन बोल लो, माइट बोल लो, व्हाटएवर कुछ भी बोल लो, तो क्या बनेगा? इंटेरोगेटिव ही बनेगा। तो यहाँ पे ये एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं आ सकता, यहाँ पे क्या आएगा? ये क्वेश्चन मार्क ही आएगा। और मेन डिफरेंस मैंने वही बताया, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? गॉड। गॉड से प्रार्थना हो रही है तुम्हारे लिए, यहाँ सीधी तुमसे ही बात हो रही है, तो कोई प्रार्थना नहीं हो रही। यहाँ तुमसे पूछा जा रहा है माइट यू पास इन द क्लास, माइट यू पास इन योर एग्जाम। तो मैं माइट यूज कर रहा हूं, क्यों? मुझे उम्मीद नहीं है कि तुम पास हो जाओगे, तुम्हारे कर्म ऐसे नहीं है। अगर मुझे विश्वास होता तो मैं मे यूज करता, क्योंकि मे का इस्तेमाल होता है मच पॉसिबिलिटी के लिए और माइट का इस्तेमाल होता है लेस पॉसिबिलिटी के लिए। इसलिए जब हम गॉड से प्रार्थना करते हैं यहाँ हमेशा मे का ही इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि अगर तुम यहाँ माइट बोलोगे, माइट यू लीव नो, इसका मतलब क्या हो गया? मुंह में राम बगल में छुरी। आप लंबी उम्र की कामना कर रहे हो किसी के लिए, लेकिन इस्तेमाल क्या कर रहे हो? माइट। मतलब शब्दों से तो चाहता हूं, दिल से नहीं चाहता हूं कि तेरी लंबी आयु हो, ये मतलब हो। तो कभी हम माइट यूज करते हैं या नहीं करते? मे और माइट में यही तो फर्क है बस। मच पॉसिबिलिटी है तो मे, लेस पॉसिबिलिटी है माइट। तो ये समझ आ गई होगी बात, काफी जोर लगाए हैं हमने, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। कभी कोई चीज काट देता हूं, कभी लिख देता हूं, सब इसलिए ही है कि आपको मैं अंतर बता सकूं इन सब में। नेक्स्ट बच्चों, पेयर वर्ड्स। कुछ वर्ड्स इंग्लिश में ऐसे होते हैं जिन्हें पेयर वर्ड्स कहा जाता है। पेयर का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? जोड़ा होता है वो, कि मतलब एक शब्द आना है तो उसके साथ दूसरा आना ही आना है। तो कभी कभी इनके साथ वर्ब सिंगुलर आ जाती है, कभी कभी इनके साथ वर्ब प्लूरल आ जाती है, वो शब्द पे डिपेंड करता है। तो उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ये शब्द क्या क्या हो सकते हैं? होते तो बहुत सारे, बाकी कुछ पता है आपको। नॉर्मल वर्ड जैसे ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, राइस एंड। अब मैंने ब्रेड एंड बटर बोला तो दिखने में तो दो हैं, लेकिन यूज तो एक साथ ही किए जाते हैं। राइस एंड करी, कढ़ी चावल एक ही डिश बनाते हैं। और क्या हो सकता है? सम एंड सब्सटेंस, सम एंड सब्सटेंस, ये एक मुहावरा भी होता है।
इसका मतलब होता है सारांश। जैसे मान लिया मैंने कुछ लंबी चौड़ी बात करी और एंड में क्या कह दिया कि भाई इसका तो सारांश ये है, द सम एंड सब्सटेंस इज डेट। ठीक, सम एंड सब्सटेंस हो गया। तो ऐसे कुछ शब्द हैं, तो ये दिखने में तो क्या है, दो हैं, लेकिन वह बताओ क्या आनी चाहिए, सिंगुलर या प्लूरल? वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए। अभी मैंने बोला कि द सम एंड सब्सटेंस इज डेट, आर डेट तो नहीं बोला, तो इज क्या है, सिंगुलर। तो इन शब्दों का हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ कुछ शब्द अलग भी आते हैं जिनमें एक फेवरेट बता रहा हूं मैं आपको, और इसमें कंफ्यूजन होगा आपको। एक एग्जांपल लिख देता हूँ, टाइम एंड, बताओ पूरा करो इसे। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। वेट्स फॉर नन। ये कहना चाह रहे हैं ये वाला, या नन लिख लो, नो वन लिख लो। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, मतलब एक तरह से कहावत होती है, जैसे हिंदी में कहते हैं कि समय और बर्बादी किसी का इंतजार नहीं करते, कुछ इस तरह से कह देते हैं हिंदी में। तो ये वो सेंस है। अब समस्या जो है वो आपको दिख रही है। यहाँ प्रॉब्लम मुझे यह है कि ऐसे लगाऊं या ऐसे हटाऊं, इसके पीछे काफी बड़ा लॉजिक है। किसी किताब में आप पढ़ेंगे तो ये कहा जाएगा कि ऐसे लगा दो तो सही होता है, किसी में भी ऐसा पढ़ सकते हो कि ऐसे के बिना सही हो सकता है, ऐसा भी है। ठीक, अब इसके पीछे समझते हैं बात क्या है। अगर मैं टाइम और टाइड को अलग अलग मान लूं, ये अलग और ये अलग, तो दो सब्जेक्ट हो गए। दो सब्जेक्ट हो गए तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। प्लूरल हो गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, मतलब एस नहीं आना चाहिए। एक बार अगर मैं टाइम और टाइड को एक ही मानूं, अब तुम कहोगे कि क्यों माना एक, क्योंकि टाइड की मीनिंग भी यहाँ एज ए टाइम आती है। एक तरह से अलंकार तो जानते हो हिंदी में अलंकार, ऐसे ही इंग्लिश में एक अलंकार होता है अलिटरेशन, ALLITERATION। तो किसी भी वर्ड का रिपीटिशन, जिसे मतलब हम अनुप्रास बोल रहे हैं हिंदी में, वहाँ वर्णों की आवर्ती होती है, यहाँ शब्दों की, वो जो हमने पढ़ा है 6 का अनुप्रास वगैरह। तो इसमें हम देखते हैं कि टाइम एंड टाइड दिखने में दो वर्ड अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी टाइड किसके लिए आता है, टाइम के लिए ही आता है। यानी एक ही मीनिंग की रिप्रेजेंटेशन दो बार हो रही है यहाँ पे। तो अगर मैं इसे एक ही मानूं तो ये सिंगुलर हो जाएगा, बल्कि फर्स्ट में क्या लग जाएगा, एस। अब जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो, दोनों ही लाइन सही हैं, मतलब एस के साथ भी एस के बिना। लेकिन अब तो भाई ये बात है, हमें तो विद्वान तो बनना नहीं, हमें तो नंबर लेना। दोनों सही कह के मैं कैसे निकल जाऊं, नंबर तो किसी एक पे मिलेगा ना। ठीक, तो अब ये है, ये कहा गया बच्चों, अगर आज के टाइम की बात करें, मॉडर्न टाइम, तो इसमें से जब एस हटाओगे तो ये सही माना जाएगा। और फिर यहाँ ये कहा गया है कि जो ओल्ड इंग्लिश हुआ करती थी, एंशिएंट इंग्लिश, उसमें अगर आप वेट्स लिखते थे तो इसे सही मानते थे। फिर वही बात, तब इसे सही मानते थे, अब इसे सही मान रहे हैं। क्यों, इंग्लिश भी बदल रही है क्या? नहीं, चलन बदल रहा है, उसके यूज करने का तरीका बदल रहा है, क्योंकि भाषा यूज होती है इंसानों के द्वारा। जिस चीज का चलन ज्यादा होगा वो आगे बढ़ जाएगी, जिसका चलन कम होगा वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, और हमें भी उसके अकॉर्डिंग चीजों को एज्यूम करना होता है। तो सही दोनों ही है, लेकिन आज की तारीख में नंबर किसे मिलेगा, ये बात ध्यान रखो। ये एग्जाम्पल आता ही आता है, और यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है जब ऑप्शन में वेट भी होगा और वेट्स भी होगा, कि भाई अब क्या करें, पर तो दोनों ही रखे हैं। ठीक है, तो ये बात जो मैंने कहा इसे बहुत नोटिस करना, ये जो मैंने बात समझाई। तो ये टॉपिक यही था मेरा। पेयर वर्ड का मतलब ये है, कुछ ऐसे शब्द जो दिखने में दो हैं लेकिन उनकी सेंस एक ही है। हालांकि ये डिफरेंट हो गया, डिफरेंट क्यों हो गया वो मैंने आपको बताया, क्योंकि जो मेरा टॉपिक चल रहा है पेयर वर्ड, उसके हिसाब से क्या आना चाहिए था, वेट्स आना चाहिए था। क्योंकि जब हम इन दोनों को एक मानेंगे तो क्या होनी चाहिए, वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। लेकिन फिर मैंने कहा ओल्ड इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता था, मॉडर्न इंग्लिश में आज इसे एक्सेप्ट करते हैं।
कहते हैं ना कुछ एक्सेप्शन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, अपवाद। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा है, इसका स्पेशली आप याद रखें। चलिए इस पीरियड में इतना ही।